महादेव बच्चों, आज के वीडियो में मैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। इसके पहले भी के वीडियो में या 2-3 वीडियो लगातार जो पीछे से चलते चले आ रहे हैं, सभी में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही चल रहा है। तो आगे भी ये 3-4 वीडियो चलेगा ही चलेगा, तब जाकर गॉस थ्योरम पर हम लगभग जितने भी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम कवर कर पाएँगे। तो इस सीक्वेंस में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है। Electric field due to a very large, thin and uniformly charged wire। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, मीन्स हम गॉस थ्योरम के हेल्प से ये जो दिया गया है की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आसान सी भाषा में ऐसे समझो, ये वायर है, ये वायर लिमिटेड डायमेंशन का नहीं है, ये वेरी लॉन्ग है, तो वेरी लॉन्ग के लिए डॉटेड इधर किया और डॉटेड इधर कर दिया। अभी जो वायर है ये थिन है, यानी कि इसे डायमेंशन विड्थ में क्या है, 0 है, थिकनेस लगभग 0 है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है मीन्स लेंथ और चार्ज का रेशियो सेम होगा, यानी कि जैसे से लंबाई बढ़ेगी या लंबाई चेंज होगी, उसी रेशियो में चार्ज भी चेंज होगा। टोटल चार्ज हम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वायर यूनिफॉर्मली, वायर जो है वेरी लार्ज है, ठीक है, वेरी लार्ज है मीन्स इसकी डायमेंशन लंबाई में इन्फिनाइट है, इस ओर से भी इन्फिनाइट है, इस ओर से भी इन्फिनाइट है। ऐसे ही थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से एक नियर बाई पॉइंट पी पर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट करेंगे। इस फील्ड को निकालने के और भी तरीके हैं, कैलकुलस का भी तरीका है, लेकिन चूंकि गॉस थ्योरम पढ़ाया जा रहा है तो गॉस थ्योरम के हेल्प से हम ये सारा काम करेंगे। अब कैसे करेंगे इसी को समझेंगे। मैं हेडिंग मिटा दे रहा हूं, आप समझ तो गए होंगे। तो देखो, यही ये वायर है, ये वायर है और वेरी लार्ज वायर है। लार्ज वायर के लिए हमने ऐसे डॉटेड कर दिया, नीचे भी डॉटेड कर दिया, तो कोई भी जानेगा कि ये वायर वेरी लार्ज है। अब इस वायर पर या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड अवे फ्रॉम द वायर हो जाएगी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड टुवर्ड्स द वायर हो जाएगी। सारी अप्रोच वही रहेगी, डायरेक्शन को लेकर दिक्कत हो सकती है, अवे या टुवर्ड्स। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया चलो कि वायर है और ये थिन वायर है। ये बताने के लिए कि चार्ज चारों तरफ है, हमने इसे थोड़ी डायमेंशन ले लिया है। आप चाहो तो मैं इसे मिटा दूं और डायमेंशन नहीं ले रहा हूं। तो चलो, ये वायर है और ये वेरी लार्ज वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इस वायर की वजह से जो इन्फिनिटी लॉन्ग है, यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फील्ड निकालने के लिए हम एक नया टर्म ले रहे हैं, जिसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, LINEAR, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स इस वायर के टोटल चार्ज के बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग है, और लेकिन ये पता है कि चार्ज लेंथ के रेशियो में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने एक टर्म लिया और लिख दिया यहाँ पर लेमडा, फॉर एग्जांपल कूलम्ब बाई मीटर। अगर हम लेंथ की यूनिट मीटर लेते हैं तो लिख दिया लेमडा कूलम्ब बाई मीटर। तो कोई भी जानेगा कि इस वायर की यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम्ब चार्ज है। तो 2 मीटर में 2 लेमडा कूलम्ब चार्ज हो जाएगा, 10 मीटर में 10 लेमडा कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। तो एक सिंबल हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको मैंने लिख दिया लेमडा कूलम्ब बाई मीटर, मीन्स यूनिट लेंथ में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी का नाम हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जिसकी यूनिट चलो हमने लिख दिया लेमडा कूलम्ब बाई मीटर। ऐसे ही वायर की वजह से किसी नियर बाई पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट पी है मान लो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसके हेल्प से? गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो फील्ड तो निकाल सकते हैं, निकालेंगे ही, लेकिन लॉजिकली फील्ड का डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वैल्यू तो हम निकाल लेंगे गॉस थ्योरम के हेल्प से,
लेकिन फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर ये जानना मस्ट है। तो इसको ज़रा तर्क से समझो। मान लो ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, हमने यूं ही यहाँ से नॉर्मली आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया और हमें जानना है कि वायर यहाँ कितने फील्ड पैदा करेगा। तो हमने कहा कि फील्ड की वैल्यू तो हम गॉस थ्योरम की मदद से निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन जानेंगे। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोई एक रैंडम दूरी एल लिया, तो यहाँ से भी उतनी ही दूरी एल ले लिया। एल से जरा सा छोटा सा डीएल ले लिया और यहाँ जरा सा छोटा सा डीएल ले लिया। नेचुरली इस डीएल लेंथ में बहुत ही कम चार्ज होगा, जिसे मैं अगर डी क्यू कहूँ तो लेमडा डीएल चार्ज होगा। यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम्ब चार्ज, तो डीएल लेंथ में लेमडा डीएल चार्ज, यहाँ भी उतना ही चार्ज होगा। ये चार्ज इतना छोटा है, ये लेंथ इतनी छोटी है कि इसके भीतर कंटेंट चार्ज को रफली हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जब इसके भीतर इन कंटेंट चार्ज को पॉइंट चार्ज माना गया और जिसे मैंने एक नाम दे दिया डी क्यू, तो समझो कि यहाँ से एल डिस्टेंस पर ये डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, यहाँ से भी एल डिस्टेंस पर ये डी क्यू चार्ज है। इसे हमने पॉइंट चार्ज माना। ये चार्ज यहाँ से फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा करेगा। चलो नाम दे दिया ई, इसकी वैल्यू हो गई ए। अब ये भी उतना ही चार्ज है, तो ये चार्ज भी इसी पॉइंट पी पर सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। बस फर्क क्या होगा कि डायरेक्शन अलग हो जाएगी, डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अगर हम ये सोचें कि ये एंगल थीटा है, तो नेचुरली सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ये जो ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, मीन्स जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो भी फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इस केस में जो हमने एग्जांपल खास लिया है, फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2e cos थीटा। अभी हम वैल्यू के चक्कर में नहीं है, हमें डायरेक्शन जाननी थी। तो इन दो पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब जरा इसी लॉजिक को आगे बढ़ाओ, यहाँ से किसी और डिस्टेंस पर कुछ चार्ज ले लो, तो इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर उतना ही चार्ज मिलेगा। क्योंकि वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो सिमेट्री से हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर इस पॉइंट को हमने वायर को दो हिस्सों में बांट दिया, तो यहाँ से किसी भी लेंथ के करस्पॉन्डिंग जितना चार्ज होगा, यहाँ से भी उतनी ही लेंथ के करस्पॉन्डिंग उतना ही चार्ज मिल सकता है। फिर वही लॉजिक आएगी कि उन दो चार्जेस को पॉइंट चार्ज माना, वो चार्जेस जो यहाँ फील्ड पैदा करेंगे उनके फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा। मीन्स पूरे वायर की वजह से इसका हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पार्ट मिल जाएगा, और दोनों पार्ट इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। मीन्स उनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो क्यों नहीं ये कहा जाए कि पूरे वायर की वजह से यहाँ पे जो फील्ड पैदा होगी उसकी डायरेक्शन वैल्यू जो कुछ होगी हम निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी वायर से नॉर्मली अवे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर यही चार्ज निगेटिव होता तो फील्ड इधर हो जाती। किसी एक चीज को हम लेके चल रहे हैं, तो सिमेट्री से पता चला कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, अगर चार्ज ये पॉजिटिव है। अब देखिए फील्ड होगी कितनी, यानी कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखो आपके सिलेबस में और आईटी तक में बड़े सिंपल केसेज और सिमेट्रिकल केसेज ही हमारे कोर्स में हैं, और जिनकी वजह से, जिनकी मदद से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा इजी है। सबके स्टेप्स सिमिलर हैं, रटे हुए हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। क्या करेंगे कि ये वायर है, और मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वायर से नॉर्मली आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और जानना है कि वायर यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर और इस लाइन को जो वायर है एक्सिस मानकर हम एक सिलेंडर बनाएंगे, और हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाएंगे, और सिलेंडर की कोई भी लेंथ ले लेंगे, रैंडम लेंथ ले लेंगे, लेकिन उसकी जो रेडियस होगी इस पॉइंट, इस डिस्टेंस की कुल होगी,
जिस वायर से जहाँ पर पॉइंट P है, जहाँ इस वायर की वजह से फील्ड निकालना है। तो चलो मैं पहले डायग्राम बना दूं, तब मैं बात कर रहा हूं। चलो बेटा, ये वायर था, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी में दोबारा लिख दे रहा हूं, लैम्डा कूलम्ब बाई मीटर, और यही डिस्टेंस आर थे, यही डिस्टेंस आर थे, यहाँ पॉइंट P था, और हमें पॉइंट P पर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। हमने भी कहा कि फील्ड की वैल्यू क्या होगी हम तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन इस वायर से नॉर्मली अवे हो गई, मीन्स इस डायरेक्शन में हो गई। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर से नॉर्मली अवे हो गई। अब ये जो डायरेक्शन है फील्ड के, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के भी नॉर्मल है। जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है, उसके किसी भी एरिया पर अगर परपेंडिकुलर खींचोगे और वो परपेंडिकुलर से एरिया के नॉर्मल होगा, तो पीछे बढ़ाने पर वो सिलेंडर के एक्सिस से होकर जाएगा। या चलो भी इस पर बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट P का कुछ तो एरिया होगा, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और पॉइंट P यहाँ सिलेंडर के सरफेस पर है, तो इसका कुछ एरिया होगा। उस एरिया को अगर हमने नाम दे दिया dA, तो इसका एक एरिया वेक्टर होगा। मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता है, गिवन एरिया के नॉर्मल और आउटर डायरेक्शन में होता है। यानी कि पॉइंट P के एरिया की वैल्यू को अगर मैं dA मानूं, छोटा सा एरिया है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पॉइंट P का एरिया dA है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल होती है। तो कर्व सरफेस के केस में जो भी सरफेस से नॉर्मल होगा, वो पीछे बढ़ाने पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जरूर होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो नेचुरली यहां पर E और dA क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, E और dA पैरेलल हो गए। अब हम चाहें तो यहां से एक छोटा सा फ्लक्स निकाल सकते हैं पॉइंट P से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से, जो इस dA एरिया से पास आउट हो रही है, और इस पूरे dA के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो छोटा सा फ्लक्स आ जाएगा, जिसे मैं d कह रहा हूं, वो हो जाएगा, फार्मूला है E डॉट dA। यहाँ E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो सीधे फ्लक्स हो जाएगा E dA cos 0, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। cos 0 1 होता है, तो सीधे फ्लक्स हो गया E dA। तो हमने इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर के, जिसकी लेंथ को चलो हमने L मान लिया, जिसकी लेंथ को हमने L मान लिया, और जिसकी रेडियस R है, और जिसके कर्व सरफेस पर कोई पॉइंट P है, जिसका एरिया वेक्टर dA है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E पास आउट हो रही है, और ये जो E है इस पूरे dA के लिए यूनिफॉर्म है, तो हमने फ्लक्स इतना निकाल लिया। लेकिन गॉस थ्योरम में तो फ्लक्स हम पूरे क्लोज फिगर्स निकालते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज फिगर्स निकालते हैं। तो कुल मिलाकर हमें सिलेंडर के कर्व सरफेस के हर पॉइंट से फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहिए। अब ध्यान दो बेटा, थोड़ा अलग से समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, हमको जानना है कि Q चार्ज यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r², यानी कि फील्ड की वैल्यू चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ी मजबूत करोगे, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इस वायर से रेडियस के बराबर है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर की वजह से निकाल रहे हैं। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड
इस वायर के टोटल चार्ज की वजह से निकाली जा रही है और हर पॉइंट के लिए सेम चार्ज हम ले रहे हैं और डिस्टेंस जो नॉर्मल है हर पॉइंट के लिए इस रेडियस के इक्वल है। तो इस लॉजिक को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ 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 कहीं भी सिलेंडर के कड़ो सरफेस पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्या होगा नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा वो सेम होगा, क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पर और चार्ज पर डिपेंड करता है। कड़ो सरफेस के हर पॉइंट के लिए हमने डिस्टेंस आर लिया है, डिस्टेंस भी नॉर्मल डिस्टेंस आर लिया है और चार्ज पूरे वायर का लिया है और पूरे वायर के चार्ज हर पॉइंट के लिए एक ही होगा, इसलिए फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो देखो, फील्ड तो हमें यहाँ निकालना है पॉइंट पी पर, लेकिन हम जितने फील्ड पॉइंट पी पर होगी उतने फील्ड यहाँ कहीं भी होगी। डायरेक्शन अलग हो सकती है, क्योंकि अगर वायर है तो यहाँ फील्ड ऐसे होगी, यहाँ फील्ड ऐसे होगी, यहाँ फील्ड ऐसे होगी, यहाँ फील्ड ऐसे होगी। तो किसी पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन मेंशन करना होगा तो हम डिफरेंट तरीके से बोलेंगे कि यहाँ फील्ड इधर है, यहाँ फील्ड इधर है, यहाँ फील्ड इधर है, लेकिन फील्ड की वैल्यू तो हर जगह सेम है। और अगर पॉइंट पी पर हमको फील्ड के बारे में सब कुछ कहना है तो उस वैल्यू को निकालेंगे, डायरेक्शन को कह देंगे कि इस वायर के नॉर्मली अवे है भाई। इस लॉजिक को लेकर अगर हम आगे चलें तो देखें कि सिलेंडर के पूरे कड़ो सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होता है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इंटीग्रेट करना चाहिए। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे जरा सा देखो। तो हमने लॉजिक दिया कि ये पॉइंट पी जिसका एरिया वेक्टर डी ए है से गुजरने वाला जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डी ए है, हमें पूरे कड़ो सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना है। तो इस डी फाई को हमें टोटल कड़ो सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना चाहिए, जो चलाया था ई डी ए। लॉजिक क्या कहती है कि ई हर जगह सेम है, तो ई को बाहर निकाल लिया। तो ई को बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन सिर्फ डी ए का हुआ। डी ए कुछ नहीं है, सिलेंडर के कड़ो सरफेस का छोटा सा पार्ट है। इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर का पूरा टोटल कड़ो सरफेस चलाएगा। इसका फार्मूला बेटा आप जानते हो, ये होता है 2 पाई आर एच, यहाँ एच की जगह हमने एल लिख दिया। तो ये सिलेंडर के कड़ो सरफेस का टोटल एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कुल मिलाकर ये जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि सिलेंडर के कड़ो सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास आउट हुआ। अभी भी हमने सारा फ्लक्स निकाला है। अभी दो क्रॉस सेक्शन बच जा रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है। देखेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस वायर के नॉर्मली अवे है कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ये ई की डायरेक्शन है और ये डी तो ऐसे हो जाएगा एरिया के नॉर्मल और आउटवर्ड। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, ये एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स 0 हो गया। यहाँ ई इधर हो गया, एरिया वेक्टर इधर है, ये एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स 0 हो गया। यानी कि सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन से इस केस में कोई फ्लक्स पास आउट नहीं हुआ। जो भी फ्लक्स पास आउट हुआ कड़ो सरफेस से पास आउट हुआ। कितना हुआ? इतना हुआ। चलो थोड़ा सा मैं इसको गंदगी से बचाते हुए मिटा दे रहा हूँ। अब जरा ध्यान दो तो ये जो फ्लक्स आपने निकाला है E इंटू 2 पाई आर एल, ये पूरे सिलेंडर से पास आउट होने वाला फ्लक्स है। लेकिन ये सिलेंडर कैसा फिगर है? ये क्लोज फिगर है, बंद फिगर है। हम बंद फिगर के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि गॉस थ्योरम के हिसाब से क्लोज फिगर से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। Q किसका सिंबल है? इसके भीतर बंद चार्ज का सिंबल है, जो इस 3 डायमेंशनल फिगर के भीतर इंक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर के भीतर सिर्फ L लंबाई में जो चार्ज वायर का होगा वही क्लोज है। तो देखो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम बाई मीटर, मीन्स इसके यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज है। तो L लंबाई में कितना चार्ज होगा? तो हो जाएगा लैम्डा L चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स आपने गॉस थ्योरम की मदद से निकाल लिया और ये फ्लक्स आपने फ्लक्स के फार्मूले से निकाल लिया। फ्लक्स तो एक ही फिगर से निकालने हैं, मीन्स
दोनों फ्लक्स क्या है? सेम है। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई इंटू टू पाई आर एल, ये फ्लक्स आपने निकाला है, लेकिन ये क्लोज फिगर था, तो यही फ्लक्स हो गया लेमडा एल अपन एप्सिलॉन नॉट। आपने इक्वेट कर दिया बेटा। जब इक्वेट कर दिया तो देखो क्या चला रहा है, ये एल सेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा लेमडा अपॉन, कि नीचे चलाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये जो आर चलाया, तो ये हो गया। अगर मैं इसे थोड़ा और साफ लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ई बराबर आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि ये जो वायर है इस नॉर्मली आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर हो गई, और वैल्यू इतनी हो गई जहाँ पर लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसकी यूनिट हमने यहाँ लिख दिया था, लेमडा लिखो या लेमडा कूलम बाई मीटर लिख दिया समझने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ये वैल्यू हो गई, डायरेक्शन हो गई। अगर हम इसे एक्स एक्सिस मानते तो यहाँ वेक्टर लगाकर हम एक यूनिट वेक्टर लिख देते आई कैप, तो कोई भी जान जाता कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इतनी है और डायरेक्शन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर इसी वेक्टर को कुछ लोग आर कैप लिखते हैं, अगर इस वेक्टर को मैं आर मानूं, इसे अगर मैं आर मानूं तो इस डायरेक्शन को मैं यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आर कैप, तो कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा आर कैप। तो कुल मिलाकर इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से नॉर्मली आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला गॉस थ्योरम की हेल्प से इतना हो गया। अब ध्यान दो कि किसी अन्य पॉइंट पर भी, जैसे ये वायर था, यहाँ फील्ड इतनी निकाली गई, यहाँ फील्ड की वैल्यू अगर डिस्टेंस सेम है तो इतनी ही आएगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर गॉस थ्योरम का यूज किया हमने एक पर्टिकुलर प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम था, तो इस कंसेप्ट का यूज किया हमने टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, और इस हिसाब से टोटल फ्लक्स निकालकर और क्लोज फिगर के लिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर दोनों को इक्वेट किया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिल गई। तो बेटा ये छोटा सा वीडियो था, इसमें इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम फिर नई बात करेंगे। तब तक के लिए महादेव।